स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस सीरीज में हम कवर अप करने वाले हैं लेक्चर 4 में ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। ये दोनों ही एक्ट हमें आज के सेशन में कवर अप करेंगे और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हमने प्रीवियस वाली क्लास में कवर अप किया है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अगर आपको इस सेशन की पीपीटी चाहिए या फिर कोई भी मटेरियल जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। कोई भी डाउट हो आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है या फिर कोर्स के रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। नाउ आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर ट्रेड यूनियन एक्ट एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। अब ट्रेड यूनियन एक्ट की सबसे पहले बात करते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट क्यों बनाया गया और ये क्या है एक्ट? तो अगर आप इस एक्ट का नाम देखोगे तो क्या लिखा है? ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन मैंने बताया कि जो एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन से यूनियन ऑफ वर्कर, ठीक है, जो पूरे एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करते हैं किसके सामने? एम्प्लॉयर के सामने। अब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके जो भी डिमांड्स हैं, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, उनको उनके जितने भी मसले हैं वो सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयर के सामने, नेगोशिएट कर रहे हैं, अपने डिमांड्स रख रहे हैं और ये सारा काम करता है आपका ट्रेड यूनियन। अब इस पर्टिकुलर एक्ट में इसको एक लीगल रिकॉग्निशन दे दी गई है और ये बताया इस पूरे एक्ट में कि कैसे आप अपने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करेंगे, किसको आपको एप्लीकेशन लगानी है अगर आपको अपने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करनी है तो, साथ में यहाँ पे ट्रेड यूनियन के क्या राइट्स होंगी, क्या उनकी लायबिलिटीज होंगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इन सब के बारे में इस पर्टिकुलर एक्ट में बता रखा है। नाउ जो भी फंड आ रहा है, मान लो ट्रेड यूनियन में फंड आता है, ठीक है, अब जो भी फंड आ रहा है ट्रेड यूनियन में वो क्या प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सब कुछ कौन देखेगा? ये पर्टिकुलर एक्ट देखेगा, ठीक है। तो क्या वो प्रॉपरली हो रहा है, नहीं हो रहा है यूज फंड उसका, या फिर वो जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या ट्रेड यूनियन कोई भी कॉन्ट्ररी काम तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो इलीगल हो। तो ये सारी चीजें कौन गवर्न कर रहा है? ये पर्टिकुलर एक्ट आपका गवर्न कर रहा है। इसको एक लीगल स्टेटस दे दिया गया है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को जो है लीगल स्टेटस दे दिया गया है। नॉट ओनली दिस, जो भी मेंबर्स होंगे आपके ट्रेड यूनियन के उनके खिलाफ कोई भी टॉशियस लायबिलिटी नहीं होगी, उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई भी सिविल एक्शन नहीं लाया जाएगा अगर वो कोई भी आपकी लेजिटिमेट एक्टिविटीज कैरी ऑन कर रहे हैं। तो मतलब अगर वो ट्रेड यूनियन, पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन कोई लेजिटिमेट एक्टिविटी कर रहा है तो उनके खिलाफ, उनके मेंबर्स के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लाया जाएगा। ये क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया ताकि उनको डर ना हो, ताकि किसी भी वर्कर को डर ना हो जो ट्रेड यूनियन है उसको ज्वाइन करने से पहले। अगर ऐसा होता तो कोई भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन ही नहीं करता कि भाई उनके खिलाफ तो एक्शन ले लिया जा रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं लेजिटिमेट है बट फिर भी उनके खिलाफ कोई सिविल और क्रिमिनल एक्शन ले लिया जा रहा है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कहा गया कि जितने भी मेंबर्स होंगे ट्रेड यूनियन के उनके खिलाफ कोई भी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि अगर वो कर रहे हैं लेजिटिमेट एक्टिविटीज, ठीक है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बट अगर वो लेजिटिमेट एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। नाउ जो ये एक्ट है पर्टिकुलरली, ये सिर्फ ना तो सिर्फ क्या कहते हैं ट्रेड यूनियंस पे ही एप्लीकेबल होता है, मतलब कि जो यूनियन है वर्कर का सिर्फ उन पे ही एप्लीकेबल नहीं होता है, बट ये एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन का जो यूनियन है उन पे भी लागू होता है। एंड दिस इज अ यूनिक फीचर, यू कैन से दैट कि जो ये एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन का क्या मतलब है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन में, राइट। इनका क्या मतलब है? जहां पे सेम इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयर ने एक एसोसिएशन बना लिया है। मान लो कि अगर आप स्पीकर्स मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, या कैमरेज मैन्युफैक्चर करते हो, तो अलग अलग कंपनी के कैनन, अलग अलग कंपनीज के जो है सारे एम्प्लॉयर्स मिलकर उन्होंने एक एसोसिएशन बना लिया है, उसको हम क्या कह रहे हैं? एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन कह रहे हैं, राइट। नाउ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड योर कंपनी एक्ट डू नॉट अप्लाई टू द ट्रेड यूनियन। ये ट्रेड यूनियन पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये अप्लाई नहीं होते हैं ट्रेड यूनियन पे। रेस्ट इस पूरे एक्ट की एप्लीकेबिलिटी थ्रू आउट इंडिया लगती है, मतलब आप देश के किसी भी कोने में हो तो वहां पे आप पे ये एक्ट लागू होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ट्रेड यूनियन का अपने देश में किसी भी कोने में आपकी स्टैब्लिशमेंट हो, आप पे ये एक्ट, पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल होगा। नाउ ट्रेड यूनियन का एक बार मतलब देखते हैं।
अब यहां पे बताया कि कोई भी कॉम्बिनेशन चाहे वो टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट हो, तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ट्रेड यूनियन टेम्परेरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में ही इस एक्ट के बता दिया गया है कि ट्रेड यूनियन टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस, अब जो ये ट्रेड यूनियन है, जो ये कॉम्बिनेशन है जिसका नेचर टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, उसको किस पर्पस के लिए बनाया गया है? रेगुलेट करने के लिए रिलेशन किन के बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, राइट, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, राइट, बिटवीन द वर्कमैन एंड द एम्प्लॉयर्स, बिटवीन द वर्कमैन एंड द वर्कमैन, बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयर्स, राइट। और यहाँ पे इसमें कह दिया कि इसमें इंक्लूड करता है आपका फेडरेशंस ऑफ ट्रेड यूनियन, जिसका मतलब है कि यहाँ पे इंक्लूड करता है एनी फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियन, कोई भी 2 ट्रेड यूनियन मिलकर एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे इसमें बहुत ही क्लियर डेफिनेशन में बता दिया आपके ट्रेड यूनियन की। अब यहाँ पे जो ये फॉर्म किया है, कुछ ये कॉम्बिनेशन है आपका जो टेम्परेरी और परमानेंट नेचर का है, इस पर्पस से बनाया गया था ताकि ये रिलेशंस को रेगुलेट करे इन लोगों के बीच में और इम्पोज कर सके रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड एंड बिजनेस। और यहाँ पे इनको ये ट्रेड यूनियन क्या करेगी? ये इम्पोज कर सकती है कोई भी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ व्हाट? ऑन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। तो किसी भी ट्रेड और बिजनेस का जो भी कंडक्ट है उस पे यहाँ पे ट्रेड यूनियन इंपोज कर सकती है कोई भी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन। क्लियर? तो ये है आपका ट्रेड यूनियन की बेसिक सी डेफिनेशन। नाउ ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है? ट्रेड डिस्प्यूट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन बिल्कुल डिट्टो सेम है। क्या कहता है एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम कि एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन द वर्कमैन एंड द वर्कमैन और बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयर विच इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। तो यही सेम डेफिनेशन हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में पढ़ी थी, यही सेम डेफिनेशन यहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट में भी दे रखी है कि भाई कोई भी अगर डिफरेंस है, कोई भी डिस्प्यूट है बिटवीन दीज पीपल, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर या वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन या वर्कमैन के बीच में, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो डिस्प्यूट और डिफरेंसेस? और आपके टर्म्स ऑफ कंडीशन के उस पे हो रहा है या फिर कंडीशन ऑफ लेबर पे हो रहा है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पे अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट कहते हैं। सेम लाइक योर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, दिस इज इंपॉर्टेंट कि कैसे अगर आपने एक ट्रेड यूनियन फॉर्म करी है किसी स्टैब्लिशमेंट में तो आप कैसे उसको रजिस्टर कराओगे। सी, लीगल स्टेटस ऑफ योर दिस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब इसको एक लीगल एंटिटी दी गई है, ट्रेड यूनियन को एक लीगल एंटिटी दी गई है। अब यहाँ पे बाय द नेम बाय विच इट इज रजिस्टर्ड, जिस भी नाम से ये रजिस्टर्ड है उसको, उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन को, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को एक लीगल एंटिटी माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि लीगल एंटिटी एक बॉडी कॉर्पोरेट बना दिया गया उसको, वो किसी को भी सू कर सकता है और कोई भी उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन को सू कर सकता है। सू कर सकता है मतलब कोर्ट में उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे उसका एक परपेचुअल सक्सेशन होगा और एक कॉमन सील होगी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि लोग उस ट्रेड यूनियन के मेंबर रहे ना रहे, बट वो ट्रेड यूनियन हमेशा सदा रहेगी। ठीक है, कुछ लोग मर गए, मेंबर्स उसके कुछ मर गए या कुछ भी हो गया, चले गए छोड़कर, बट वो ट्रेड यूनियन हमेशा चलती रहेगी। वो ट्रेड यूनियन हमेशा, उसका एक परपेचुअल सक्सेशन है, हमेशा अमर रहेगी। मतलब अमर रहेगी मतलब कि हमेशा चलती रहेगी, राइट। विद अ पावर टू सू और टू बी सूड, उसके पास ये पावर है कि वो प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकती है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और यहाँ पे उसको कोई भी सू कर सकता है उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन को, और ट्रेड यूनियन भी किसी को सू कर सकती है कोर्ट में, राइट। इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ना ही आपका ट्रेड यूनियन कोई इंस्ट्रूमेंटैलिटी है स्टेट की। अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें तो हम आर्टिकल 12 में देखते हैं कि क्या क्या फॉल करेगा स्टेट की डेफिनेशन में, तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन आपका स्टेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है, बट एट द सेम टाइम इट इज अ फंडामेंटल राइट। इफ यू सी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, जिसमें बता रखा है कि आपके पास ये पूरा अधिकार है कि आप जो है फॉर्म कर सकते हो ट्रेड यूनियन, ठीक है, आप एसोसिएशंस और यूनियंस फॉर्म कर सकते हो, तो उसमें ही यहाँ पे आपका ये फंडामेंटल राइट है ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का। क्लियर। तो रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट हमने कुछ बातें देख ली कि भाई उसका नेचर कैसा होगा। ट्रेड यूनियन को हम कैसे मानेंगे? एक लीगल एंटिटी की तरह मानेंगे, और उसको कोई भी सू कर सकता है, वो भी किसी को सू कर सकती है, होल्ड कर सकती है प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, और उसका परपेचुअल सक्सेशन रहेगा विद अ कॉमन सील, राइट। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, भाई आपको अपनी ट्रेड यूनियन को अगर रजिस्टर कराना है तो आपको
एक रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देनी होगी। तो अब इस रजिस्ट्रार को कौन अपॉइंट करेगा? तो यहाँ पे इसका बहुत क्लियर आंसर दे रखा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर है, वो ब्रह्मास्त्र जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है इस एक्ट में कि वो एम्पावर कर, वो जो है अपॉइंट कर सकता है किसी भी रजिस्ट्रार को, ठीक है। और वो जितने नंबर ऑफ चाहे उतने नंबर ऑफ रजिस्ट्रार्स अपॉइंट कर सकता है, एडिशनल रजिस्ट्रार्स अपॉइंट कर सकता है, डिप्टी रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकता है एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंग्स फिट। अब उसकी पूरी एब्सोल्यूट मर्जी है, वो चाहे तो एडिशनल, डिप्टी, कितने भी ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्ट्रार्स अपॉइंट कर सकता है। रजिस्ट्रार का काम क्या होगा? बेसिक सी बात, हम बात कर रहे हैं ट्रेड यूनियन एक्ट की। ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराना है, एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? रजिस्ट्रार के पास जाएगी। वो सब कुछ चेक करेगा, ठीक है, तो सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि भाई ये लो तुम्हारी ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो गई, राइट। तो यहाँ पे सच पर्सन्स विल फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार। ही एक्सरसाइजेस सच पावर एंड फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार विद लोकल लिमिट्स एज मे प्रिस्क्राइब। तो जो ये डिप्टी रजिस्ट्रार्स हैं और जो एडिशनल रजिस्ट्रार्स हैं, किसके सुपरिटेंडेंस में काम करेंगे, किसके डायरेक्शंस में काम करेंगे? ऑफ कोर्स रजिस्ट्रार के डायरेक्शंस और सुपरिटेंडेंस में ये लोग काम करेंगे, और इनकी एक क्षेत्रफल होगा, उसी में काम करेंगे। उनकी एक लिमिट होगी कि भाई इसी लिमिट में ये अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार का, कि अपॉइंटमेंट के केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ब्रह्मास्त्र है कि भाई वो जो है अपॉइंट कर सकता है रजिस्ट्रार। क्लियर? नाउ मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये कहता है कि कोई भी 7 या 7 से ज्यादा, 7 या फिर 7 से ज्यादा मेंबर ट्रेड यूनियन के सब्सक्राइब करें रूल्स को। नाउ एक बात समझो कि अगर आपने ट्रेड यूनियन बनाई है तो इस ट्रेड यूनियन के कुछ रूल्स होंगे। ऑफ कोर्स जो ट्रेड यूनियन जिसने बनाई है उन्होंने अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए होंगे कि भाई हम ये चीजें करेंगे, इस तरीके से हमारे यहाँ मेंबर अपॉइंट होंगे, यहाँ पे डिटेल्स रखी जाएंगी, कैसे आपको किसी मेंबर को निकालना है, या ऑल दोज थिंग्स के रिस्पेक्ट में कुछ तो रूल्स होंगे ना। तो यहाँ पे उन्हीं रूल्स की बात कर रहा है कि जो ये रूल्स है ट्रेड यूनियन के, कम से कम इसे 7 और 7 से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा हो इस पर्टिकुलर रूल को। क्लियर? और फिर वो अप्लाई कर रहे हैं कि भाई हमें रजिस्टर कराना है अपने ट्रेड यूनियन को। नॉट ओनली दिस, बट यहाँ पे एक और कंडीशन अप्लाइड है कि अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हो रजिस्टर करने के लिए ट्रेड यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियन रजिस्टर करने के लिए आप एप्लीकेशन लगा रहे हो। अब आपने एप्लीकेशन जो ये लगाई है, इसमें कम से कम जितना भी जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो आपका एस्टैब्लिशमेंट है, उसके कम से कम 100 लोग, उसके 100 मेंबर कम से कम एप्लीकेशन लगाएं रजिस्टर करने के लिए ट्रेड यूनियन, या फिर 1/10 विच एवर इज लेस। क्या कहता है यहाँ पे कि मान लो अगर, अब इसको एग्जाम्पल से समझो, मान लो यहाँ पे XYZ एक एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें यहाँ पे 1500 मेंबर हैं, ठीक है, 1500 लोग यहाँ पे काम करते हैं। अब 1500 का 1/10 क्या होगा? सिंपल सी मैथ्स है, 150, क्योंकि मेरी मैथ्स तो बहुत ही पुअर है। एनीवेज 150 है, राइट। तो 150 मेंबर्स हैं यहाँ पे, ये 150 मेंबर्स एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि 150 हो या 100 विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे 150 में से 100 लोग एप्लीकेशन लेके पहुंच सकते हैं रजिस्ट्रार के पास कि भाई हमें अपनी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराना है। एज सिंपल एज दैट। और साथ में इन 100 में से कम 7 लोगों ने वो जो रूल्स बनाए हैं उस ट्रेड यूनियन को, उसको सब्सक्राइब किया हो, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मान लो कहीं पे सिर्फ 800 ही लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 800 ही लोग काम कर रहे हैं, इसका 1/10 क्या होगा? 80। और एक आपका बेस लिमिट क्या है कि मिनिमम 100 लोग तो एप्लीकेशन लगाएं ही, मिनिमम 100 मेंबर्स तो एप्लीकेशन लगाएं रजिस्टर करने के लिए, मतलब 100 लोग एग्री करें कि हाँ उन्हें जो है ट्रेड यूनियन को अपने रजिस्टर कराना है। तो यहाँ पे 80 हो गया 1/10, और यहाँ पे 100 की मैक्सिमम है, तो यहाँ पे 100 नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो 100 या फिर 1/10 विच एवर इज लेस, जहां पे आपका 1/10 वहां पे लेंगे जहां पे नंबर ज्यादा है, ठीक है, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ वर्कमेंस काम करते हैं, ठीक है। जहां पे कम करते हैं तो मिनिमम वहां पे 100 की बेस लिमिट लगा दी गई है कि 100 तो लोगों को अप्लाई करना होगा, 100 मेंबर तो एग्री करें कि हाँ उन्हें अपने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराना है, उसमें से 7 लोग एटलीस्ट कम से कम सब्सक्राइब करें रूल्स को, राइट। हाउएवर नो ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमेन शैल बी रजिस्टर्ड, तब तक कोई भी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड नहीं होगी जब तक एटलीस्ट 10% और 100 ऑफ द वर्कमेन विच एवर इज लेस engaged or employed in establishment or industry which is connected are the members of such trade union on the date of making such application for the registration। यही बात मैंने अभी आपको समझाई है कि कम से कम 100 या फिर 1/10
किसी भी स्टैब्लिशमेंट के मेंबर जो हैं अप्लाई करें ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए। 100 से कम पे काम नहीं चलेगा, राइट। और उसमें से 7 लोग सब्सक्राइब करने चाहिए रूल्स को। नाउ ये 7 वाले रूल वाली जो बात है कि 7 लोग सब्सक्राइब करें, क्वेश्चन आ सकता है कि कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं सब्सक्राइब करने के लिए रूल्स, अगर आपको एक एप्लीकेशन लगानी है अपने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए। द आंसर विल बी 7, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन किसको लगानी है? हमने अपॉइंटमेंट तो कर दिया रजिस्ट्रार का पीछे अभी कि भाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उसके पास पावर है, वो अपॉइंट करेगी रजिस्ट्रार। अब ऑफ कोर्स एप्लीकेशन किसको लगाओगे? रजिस्ट्रार को लगाओगे। यहाँ पे भी सेम वही बात कह रखी है कि एवरी एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन जिसमें आपको अपने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराना होगा वो किसको जाएगी? वो जाएगी रजिस्ट्रार साहब को। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन के साथ साथ आपको रूल्स भी देने होंगे, कॉपी ऑफ रूल्स आपको साथ में उस एप्लीकेशन के देना होगा एंड अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्लस रूल्स प्लस स्टेटमेंट्स आपको किसको सबमिट करनी होगी? रजिस्ट्रार साहब के आगे कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लो इसको देखो, वेरीफाई करो एंड देन रजिस्टर आवर ट्रेड यूनियन। दैट्स इट, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड रूल्स। ये रूल्स में क्या क्या चीजें आएंगी, स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, वो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में क्या बताया कि क्या क्या चीजें आएंगी। पहला, नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस ऑफ द मेंबर मेकिंग एप्लीकेशन। तो भाई उनका क्या नाम है, क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, जो लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखी जाएंगी, ठीक है। In case of a trade union of workmen, name, occupation, address of the and the place, address of the place of work, जहाँ पे वो काम करते हैं उसका एड्रेस, क्या काम है, क्या नाम है, of the members of the trade union making the application। तो उन सारे लोगों का इंफॉर्मेशन, मतलब बेसिकली बात कर रहे हैं पर्टिकुलर्स की, कि सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। Now the name of the trade union and the address of its head office, नाम क्या है ट्रेड यूनियन का वो भी बताओगे आप स्टेटमेंट में, और उस ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस कहाँ है ये भी आप उस स्टेटमेंट में लिखोगे। टाइटल, नेम्स, एज, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस बैरियर। अब उस ट्रेड यूनियन में ऑफ कोर्स कुछ पोजीशंस होंगी आपकी, वो पोजीशंस जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? ऑफिस बैरियर्स कह रहे हैं, राइट। जो आपके एग्जीक्यूटिव, एडमिन, वो सब चीजें देखेंगे। वो ऑफिस बैरियर्स का क्या नाम है, क्या उम्र है, क्या कहाँ उनका क्या एड्रेस है उनका, वो सारी इंफॉर्मेशन, क्या काम करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस स्टेटमेंट में लिखनी होगी। क्लियर? तो ये हो गया स्टेटमेंट। अब हम बात कर रहे हैं रूल्स में क्या क्या चीजें आएंगी, क्योंकि हमने क्या देखा कि अगर आपको रजिस्ट्रार साहब के सामने एप्लीकेशन लगानी है तो आपको क्या देना होगा? आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी कि भाई हमें अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, और साथ में एक रूल्स की कॉपी और स्टेटमेंट की कॉपी। स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें लिखनी है वो हमने देख ली। नाउ मूविंग अहेड विद द रूल्स, कि भाई रूल्स होना जरूरी है। रूल्स अगर आपके ट्रेड यूनियन, आपने ट्रेड यूनियन बना ली बट आपने कोई रूल्स नहीं बनाए तो आपकी ट्रेड यूनियन रजिस्टर नहीं होगी, राइट। अ ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड अनलेस एन एग्जीक्यूटिव देयरऑफ is constituted in accordance with the provision of the act and the rules thereof are provided in the following matters। तो इन मैटर्स पे अगर आपने रूल्स नहीं बनाया, या आपके पास ऑफिस बैरियर्स नहीं है, या आपके पास एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट नहीं है उस ट्रेड यूनियन में, तो आप अपनी ट्रेड यूनियन रजिस्टर करा ही नहीं सकते। तो ये बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको फॉलो करनी है बिफोर अप्लाइंग टू दी रजिस्ट्रार, कि भाई आपके पास आपके रूल्स होने चाहिए, ऑफिस बैरियर्स होने चाहिए, एक हेड ऑफिस होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है या बेसिक चीजें हैं जो आपके पास होंगी, तभी आप उनकी कॉपी तो दे पाओगे रजिस्ट्रार को। तो रूल्स में क्या क्या चीजें आएंगी? नाम क्या है ट्रेड यूनियन का, ठीक है, क्या उसका ऑब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन का जो आपने स्टैब्लिश करी है उसका क्या बेसिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। होल पर्पस फॉर द जनरल फंड, जो भी फंड आएगा उसमें उसका पूरा क्या पर्पस है, जो भी फंड है आपका उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, उसका बेसिक क्या पर्पस है, राइट। मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स, तो जितने भी मेंबर्स हैं उसकी एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। एडुकेट फैसिलिटीज फॉर द इंस्पेक्शन, कि भाई आप प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो कि कोई इंस्पेक्ट करना चाहे तो उसके लिए एडुकेट फैसिलिटीज हैं बाय द ऑफिस बैरियर्स एंड द मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन, कि भाई इंस्पेक्शन होनी है तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर एडुकेट फैसिलिटीज होनी चाहिए बाय द ऑफिस बैरियर्स एंड बाय द मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और साथ में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा admissions of ordinary members who shall be person actually employed or engaged in an industry, मतलब कि भाई एडमिशंस, ऑर्डिनरी मेंबर्स कितने लोग हैं आपके, कितने लोगों को आपने एडमिशन दिया है, ठीक है। साथ में कि वो कहाँ पे एंगेज्ड हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है, उस ट्रेड यूनियन में, जिस ट्रेड यूनियन से वो कनेक्टेड है। साथ में आपको एडमिशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑनररी और टेम्परेरी मेंबर्स एज ऑफिस बैरियर्स, और वो कौन से मेंबर्स है जो आपके ऑफिस बैरियर्स होंगे यहाँ पे, जो संभालेंगे, जो देख रेख करेंगे, या फिर जो भी टेम्परेरी मेंबर्स हैं उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। मतलब इस पे आपको एक रूल्स बनाने होंगे, ठीक है। रूल्स द्वारा ही आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे किसको? रजिस्ट्रार को। क्लियर?
पेमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन फी होगी आपकी, अगर आप एक बंदे को ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करना है तो उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस क्या होगी वो आपको मेंशन करना होगा। कंडीशन अंडर विच बेनिफिट्स आर इंश्योर्ड, कि भाई कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आप बेनिफिट दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों के ऊपर आपके पास रूल्स होने चाहिए अगर आप रजिस्टर कराने चाह रहे हो अपने ट्रेड यूनियन को। नॉट ओनली दिस, द मैनर इन विच द रूल्स आर अमेंडेड, वेरिड और रिसाइन, कि भाई क्या मैनर है, अगर आपको अपने रूल्स चेंज करने हैं ट्रेड यूनियन के तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या मैनर होगा, कैसे आप उसको रिसाइन करोगे, कैसे उसको रिवोक करोगे, अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है रूल्स में तो उसका क्या मैनर होगा। साथ में आपको ये बताना होगा कि जो ऑफिस बैरियर्स आपने रखे हैं अपने ट्रेड यूनियन में, उनको इलेक्ट कौन करेगा, वो कैसे इलेक्ट होंगे, उनको रिमूव कैसे करेंगे, उनका क्या प्रोसीजर होगा। तो ये सारी चीजें आपको अपने रूल्स में, बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने रूल्स में लिखनी होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन। ये सब कुछ किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेड यूनियन के रिस्पेक्ट में आपने ये रूल्स बना रखे हैं कि आप अपनी ट्रेड यूनियन को कैसे चलाओगे, क्या उसके नियम होंगे, क्या उसका अपने प्रोसीजर बना रखा है इन सारी चीजों को करने के लिए, राइट। द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड नॉट बीइंग मोर देन 3 years फॉर विच द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिस बेरियर्स वुड बी अपॉइंटेड, कि भाई यहाँ पे जो ऑफिस बेरियर्स होंगे वो मिनिमम 3 years के लिए अपॉइंट होंगे, ठीक है। तो क्या ड्यूरेशन पीरियड होगा उसका, ये सारी चीजों के बारे में जो रूल्स हैं ये रूल्स आपको बनाने होंगे ट्रेड यूनियन में, राइट। नाउ सेफ कस्टडी फंड की, कि कैसे आप अपनी फंड की कस्टडी सेफ है या नहीं है, कौन रख रहा है, उसका एनुअल ऑडिट, तो इन सब पे आपको रूल बनाना होगा। एंड लास्टली कि ट्रेड यूनियन डिसॉल्व कैसे होगी, इस पे आपको रूल बनाना होगा। तो नाउ टॉकिंग अबाउट कि जब एप्लीकेशन पहुंची रजिस्ट्रार साहब के पास तो क्या क्या लगाना है, एक एप्लीकेशन की कॉपी प्लस रूल्स की कॉपी प्लस स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में डिटेल्स हैं आपकी, रूल्स में कैसे गवर्न कर रहे हो अपने ट्रेड यूनियन को वो सारे रूल्स हैं, और इन सब की कॉपी ले जाकर रजिस्ट्रार साहब को दे देनी है, सौंप देनी है कि भाई अब रजिस्टर करो हमारी ट्रेड यूनियन को। द मोमेंट रजिस्ट्रार साहब को समझ में आता है कि भाई हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, सब कुछ एकदम मस्त है, तो क्या होगा, देख लेगा कि भाई रूल्स है, हाँ भाई है, स्टेटमेंट है, हाँ भाई है, एप्लीकेशन बिल्कुल सही। अब क्या हुआ, अब उसने रजिस्टर कर दी, अब आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये लीजिए भाई साहब आपकी ट्रेड यूनियन हो गई रजिस्टर, राइट। द रजिस्ट्रार ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द ट्रेड यूनियन हैज कंपाइल्ड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, इस पूरे एक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो तीनों मैंने आपको बताई वो कंप्लाई कर रहा है वो पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन, तो वो क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा। शैल रजिस्टर द ट्रेड यूनियन बाय एंटरिंग इनटू द रजिस्टर। रजिस्ट्रार का काम ही क्या है, रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठना, रजिस्टर मेंटेन करना, राइट। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा सारी इंफॉर्मेशन कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो गई है। टू बी मेंटेन इन सच फॉर्म एज मे प्रिस्क्राइब द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द ट्रेड यूनियन कंटेन इन स्टेटमेंट अकम्पनिंग द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो वो जितनी भी डिटेल उसमें दे रखी होगी वो उसको जो है एंट्री कर देगा एक रजिस्टर में और कह देगा ये आपकी ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो गई है, उस पर फिर आपको सर्टिफिकेट दे देगा। नाउ द रजिस्ट्रार ऑन रजिस्टरिंग द ट्रेड यूनियन इशू करेगा क्या, सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बताया। और जो ये सर्टिफिकेट होगा ना वो कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा, मतलब इट वुड बी फाइनल एविडेंस दैट द ट्रेड यूनियन हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। और वो सर्टिफिकेट जैसे ही आप किसी को दिखाओगे सब समझ जाएंगे कि आपकी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है ट्रेड यूनियन एक्ट में। तो ये एक कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा वो सर्टिफिकेट, जिस सर्टिफिकेट में जो सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रार ने ग्रांट किया है। क्लियर। नाउ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब कैसे कैंसिलेशन होगा आपका ये रजिस्ट्रेशन, या तो फिर खुद से एप्लीकेशन लगाई हो किसने, ट्रेड यूनियन ने कि भाई हमें कैंसिल करना है अपने इस रजिस्ट्रेशन को, या फिर रजिस्ट्रार जो है वो इस बात से सेटिस्फाई हो चुका है कि जो सर्टिफिकेट है वो ऑब्टेन किया है या तो आपने फ्रॉड से या फिर मिस्टेक से, या फिर ट्रेड यूनियन हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट और हैज विलफुली after notice of the registrar continue to contravene the provision of this particular act। मतलब कि यहाँ पे जानबूझ के नोटिस देने के बाद भी रजिस्ट्रार के आप इस प्रोविजन, इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको वायलेट करते ही जा रहे हो। दैट द ट्रेड यूनियन हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट और हैज विलफुली आफ्टर नोटिस फ्रॉम द रजिस्ट्रार कंटिन्यू एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, आप कंटिन्यू करते जा रहे हो, आप वायलेट करते जा रहे हो उस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजन को, आपको ये बताया गया, आपको नोटिस दिया रजिस्ट्रार ने, फिर भी आप नहीं सुन रहे हो और आप धड़ाधड़ जो है वायलेट करते जा रहे हो उस एक्ट के प्रोविजंस को। एंड अलाउड एनी रूल टू कंटिन्यू इन फोर्स व्हिच इज इनकंसिस्टेंट, या फिर अपने मन से जो रूल्स हैं जो इनकंसिस्टेंट है फिर भी आप उनको लागू कर रहे हो और उनको चलाए पड़े हो।
राइट तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपका जो ये सर्टिफिकेट है वो जो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया है कि जो नंबर है जो मैंने बताया था आपको कि मिनिमम 100 या फिर 1/10 जो भी इसमें से लेस है वो होने चाहिए, उसका नंबर ड्रॉप डाउन हो गया है, अब उतने वर्कमैन काम नहीं करते हैं उस एस्टैब्लिशमेंट में, तो उस पर्टिकुलर केस में रिक्वेस्ट नंबर जो रिक्वायर्ड है ट्रेड यूनियन को मेंटेन करने के लिए वो अब गिर गए हैं, अब वो है नहीं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जो ट्रेड यूनियन का आपने इतनी मेहनत से रजिस्ट्रेशन कराया है वो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रेड यूनियन एक्ट, जहां पे हमने देख लिया कि भाई किसको अप्लाई करना है, कहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कब कैंसिल होगा, एंड ऑल अबाउट योर ट्रेड यूनियन एक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। नाउ ट्रेड यूनियन के रिस्पेक्ट में अगेन आई एम सेइंग यू, कोई डाउट हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट एज वी ऑल नो कि एग्जाम को सिर्फ आप कुछ ही दिन बचे हैं, राइट, बहुत कम दिन बाकी हैं आपकी तैयारी करने के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आई बिलीव कि यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे होंगे, तो अगर उनको अपने नॉन जीएस सब्जेक्ट पे वर्क करना है, क्योंकि मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि उनका जीएस का पार्ट जो है कवर होगा मोस्टली, अगर उनको नॉन जीएस वाले सब्जेक्ट्स को कवर अप करना है तो आप हमारा ईपीएफओ का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में इन जस्ट ₹3,999। तो आप जो है अपने नॉन जीएस सब्जेक्ट्स लाइक लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ या फिर आपकी अकाउंटिंग हुई, क्वांट्स, इंग्लिश, इन सब चीजों को आप कवर अप कर सकते हैं यहाँ पे इस कोर्स में अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी तरीके से, जहां पे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन करके जितने भी डाउट्स हो इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज नॉन जीएस सब्जेक्ट्स आप फैकल्टी से, रिस्पेक्टिव फैकल्टी से पूछ सकते हैं। तो आई एम गोना स्टार्ट दिस बैच tomorrow, right? In fact, today only. Today is 4th May. Today only we are going to start with the batch and I am starting the industrial relation and labor law. तो आप जुड़कर यहाँ पे इस कोर्स में enroll होकर मुझसे industrial relation और labor law अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं and I'll be covering the entire all these acts and the codes in detail, each and every point which is important and relevant for the examination. So आपको करना क्या है? आपको यूज करना है कोड SHRILIVE श्री लाइव और आपको मिलेगा इस क्रैश कोर्स में एनरोल करते वक्त मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड ट्रस्ट मी, आपके इन कुछ दिनों में ही आपकी पूरी ईपीएफओ के एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी एंड आपको लगेगा कि दैट within a short span of time you have completed your entire syllabus comprehensively. So do not forget to use the code SHRILIVE ShriLife for the maximum discount. So start with the next act, that is your employment स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। नाउ ये पर्टिकुलर एक्ट किसकी बात करता है? अब इस एक्ट के नाम से तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है और कुछ कुछ नहीं भी आ रहा है, बट यहाँ पे इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी चीज समझो कि कुछ एम्प्लॉयमेंट में और कुछ एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग रूल्स हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री है आपकी XYZ और एक है ABC। अब इस इंडस्ट्री में और इस इंडस्ट्री में अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिशम डिशम हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, या तो आप उन्हें प्रॉपर वेजेस नहीं दे रहे हैं, या फिर शिफ्ट टाइमिंग उनकी बहुत ऑड है, या उनको बेसिक जो भी उनकी बेसिक चीजें हैं वो उनको प्रोवाइड नहीं करो, हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड करो, वर्क कंडीशन खराब है। तो इन सब चीजों को लेकर गवर्नमेंट बड़ी परेशान हुई, उसको लगा अरे ये तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन द इंडस्ट्रीज। अब इस इंडस्ट्रीज ने अच्छे रूल्स बना लिए, इस इंडस्ट्रीज के इतने अच्छे रूल्स नहीं है, सारे लोग भाग के उस वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये वाली इंडस्ट्री डूब गई, राइट। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अब इसकी वजह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट। तो इसकी इन सारी रीजंस की वजह से एक हमने स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स बनाए। ठीक है, अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स क्या हैं या ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या हैं आपके, यहां पे कह दिया कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगे हम। इस एस्टैब्लिशमेंट में ये रूल्स हैं, सारे एस्टैब्लिशमेंट में वही रूल्स फॉलो होंगे एंड दैट आर दोज आर वेरी बेसिक रूल्स। उस पे आपने बता दिया कि भाई ये वर्किंग कंडीशंस होंगे, ये वर्किंग आवर्स होंगे, ये वेजेस दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर काम के लिए, इतनी छुट्टियां मिलेगी एंड इन सब चीजों के बारे में एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म रूल्स बना दिए गए। उसको हम क्या कह रहे हैं?
स्टैंडिंग ऑर्डर कह रहे हैं। तो स्टैंडिंग ऑर्डर डिफाइन करता है कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट, कि किन कंडीशन पे आप हायरिंग करेंगे, रिक्रूट करेंगे, डिस्चार्ज, डिसिप्लिनरी एक्शंस में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हॉलीडेज, लीव्स एक्सेट्रा गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर इन द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। कि भाई सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है इन सारी रीजंस की वजह से, क्योंकि अगेन व्हेन द पर्सन इज नॉट हैप्पी हाउ ही गोना वर्क, राइट। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज समझो कि जो ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं दैट इज बेसिकली अ यूनिफॉर्मिटी मेंटेन इन दी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, कि भाई एक यूनिफॉर्मिटी रहे कि हम इन सब चीजों पे यही रूल्स फॉलो करेंगे, उसके बारे में ही ये पूरा एक्ट आपका बात करता है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि क्या क्या चीजें, बेसिक चीजें होंगी, उस पर हम रूल्स बनाएंगे और वो रूल्स आपके यूनिफॉर्म रहेंगे। नाउ दिस इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग एक्ट रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स इन एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट टू क्लियरली डिफाइन द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? इस एक्ट ने सारी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे रख दी कि भाई एम्प्लॉयर जो है ना वो ये रूल्स बनाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्मुलेट करेगा कि भाई ये कंडीशंस हैं एम्प्लॉयमेंट की, ये कंडीशंस जो फॉलो किए जाएंगे बाय ऑल दी लाइक सिमिलर इंडस्ट्रीज या सारे इस पूरे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स में ये कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो फॉलो किए जाएंगे इन सारी चीजों के रिस्पेक्ट में, राइट। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई किस पे करता है? उस हर इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में जहां पे 100 या 100 से ज्यादा वर्कमैन है, ठीक है, जहां पे 100 या 100 से ज्यादा वर्कमैन है वहां पे एप्लीकेबल होगा। अब ये जो ऑब्लिगेशन है इस एक्ट में दैट इज प्योरली ऑन हुम, ऑन एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर जो है बनाएगा। अब इस एक्ट के ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफ कोर्स कोई एक्ट आया है तो उसका कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्ट है टू इन्फोर्स यूनिफॉर्मिटी इन द कंडीशंस ऑफ सर्विस, कि भाई सर्विस की जो कंडीशन है वो आपकी यूनिफॉर्म रहे, हर इंडस्ट्री में एक जैसी चीजें फॉलो की जाए, किसी को ऐसा ना लगे कि भाई हमें ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या उस वाली इंडस्ट्री में एक्सप्लॉइट कम किया जा रहा है। तो इसके लिए जो है एक यूनिफॉर्म कंडीशंस बनाई जाए सर्विस की अंडर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स इन डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। नाउ सेकंड इसके क्या ऑब्जेक्ट है? दैट द एम्प्लॉयर वंस हैविंग मेड द कंडीशंस, अब एक बार अगर एम्प्लॉयर ने कंडीशंस बना दी तो उसके बाद वो कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकता। एक बार उसने ये सेट ऑफ कंडीशंस, सेट ऑफ रूल्स बना दिए या समझो कंडीशंस बना दी सर्विस की, तो उसको उसके बाद वो चेंज नहीं करेगा कि भाई कंडीशंस बनाई, हायरिंग करी, उसके बाद हायरिंग करते ही फिर उसको चेंज कर दिया, तो वो ऐसा एम्प्लॉयर नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से। एम्प्लॉयर वंस हैव बीन मेड द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोन टू हिज एम्प्लॉयड वर्कमैन कैन नॉट चेंज एनी कंडीशंस जो उनके इंटरेस्ट को प्रेजुडाइज करें, जो उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट करें, जो उनके राइट्स को अफेक्ट करें, ऐसा एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं कर सकता एक बार उसने अगर कंडीशन ऑफ सर्विसेज बना दी तो। नेक्स्ट क्या है? विद एक्सप्रेस और रिटन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज ओपन फॉर द प्रोस्पेक्टिव वर्कर्स टू एक्सेप्ट देम एंड ज्वाइन। सिंपल सी बात, भाई मुझे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, चलो स्टडी आईक्यू का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर स्टडी आईक्यू के टर्म्स एंड कंडीशंस, स्टडी आईक्यू के टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मुझे समझ में आ रहे हैं तो मैं आ गई, नहीं आ रहे हैं तो टाटा बाय बाय, कोई जबरदस्ती तो नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस एक्ट से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो भी स्टैब्लिशमेंट है उसने जो अपने कंडीशंस बनाए हैं, ठीक है, अगर मुझे रास आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं टाटा बाय बाय। तो यही सेम बात कही गई है कि एक एक्सप्रेस और रिटन कंडीशंस है एम्प्लॉयमेंट की, वो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को देगा और एम्प्लॉय उसको पढ़ के उसको सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो ही कैन गो समवेयर एल्स, राइट। तो यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव वर्कर जो आने वाला है उसका, वो एक्सेप्ट कर सकता है उसको और फिर वो ज्वाइन कर सकता है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में। भाई ये टर्म्स हैं, ये कंडीशंस हैं, मान लो ये है, इसमें सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये कंडीशंस मुझे ठीक लगती हैं तो आई विल बी देयर, अगर नहीं लगती तो आई कैन गो समवेयर एल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव है? फॉर मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस। ऑफ कोर्स जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो डिशम हो रही थी, उसको बचाने के लिए ये एक्ट आया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि वो इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करे और प्रोडक्टिविटी को अपने कंटिन्यूड रहे। अगेन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हमने पढ़ा था कि अगर मान लो अच्छे रिलेशन नहीं है तो वो ऑफ कोर्स आपके प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो एम्प्लॉयर है वो एक सेट ऑफ रूल्स बना दे, अगर वो सेट ऑफ रूल्स आपके रिटन होंगे, एक्सप्रेस्ड होंगे, वो सेट ऑफ रूल्स उनको समझ में आते हैं तो वो कम काम करें और इससे जो है फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ना तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो फिर आपका आराम से प्रोडक्टिविटी आपकी कंटिन्यूड रहेगी, आप जो है ग्रो करते रहोगे आगे। तो यहाँ पे ये कुछ ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर एक्ट
के। नाउ डेफिनेशन क्लॉज, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। हमने ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या देखा कि भाई रजिस्ट्रार मालिक था, उसके पास ये एप्लीकेशन जाती थी और ब्रह्मास्त्र किसके हाथ में था, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में था, वो अपॉइंट कर देता था रजिस्ट्रार, जितने मन चाहे उतने कर सकता है, एडिशनल डेप्यूटी बहुत सारे कर सकता है। अब इस एक्ट में सर्टिफाइंग ऑफिसर है। अब ये सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है, ऑफकोर्स नाम ही बता रहा है कि सर्टिफाइंग है तो सर्टिफाई करेगा। अब यहाँ पे सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन हुए, द लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर and includes any other officer appointed by the appropriate government by notification in the official gazette। क्या कहता है कि अगेन कौन कौन हो सकता है, लेबर कमिश्नर हो सकता है, रीजनल लेबर कमिश्नर हो सकता है, या फिर ब्रह्मास्त्र फिर से आपका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी को भी सर्टिफाइंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है। बट वो अपॉइंट कैसे करेगा, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके कि भाई इस पर्सन को हमने सर्टिफाइंग ऑफिसर बना दिया गया है परफॉर्म करने के लिए सारे या कोई भी फंक्शन जो भी सर्टिफाइंग ऑफिसर के इस पर्टिकुलर एक्ट में दे रखे हैं। तो वो पर्टिकुलर पर्सन वो सारे फंक्शन और सारी पावर एक्सरसाइज करेगा जो इस पर्टिकुलर एक्ट में आपके दे रखे हैं। क्लियर। नाउ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन है, अब यहाँ पे एम्प्लॉयर की डेफिनेशन बिल्कुल सेम जो हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पढ़ी थी कि अगर वो आपका एम्प्लॉयर मींस एन ओनर ऑफ एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाई एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग पर्सन। कौन से वो फॉलोइंग पर्संस हैं, मैनेजर, जो भी फैक्ट्रीज एक्ट का जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयर कहलाएगा ऑफ कोर्स, राइट। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन केस ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट जो आपके किसी गवर्नमेंट या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है तो उसमें कौन होगा, आपका एचओडी माना जाएगा, राइट। एचओडी आपका मैनेजर माना जाएगा। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर, अगर कोई भी पर्सन जो है ओनर को रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एनी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, उसको हम क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉयर कह रहे हैं, राइट। तो सिंपल सी बात बताइए कि अगर मैं मान लो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं किसी भी ओनर को, तो मैं यहाँ इस पर्टिकुलर केस में क्या होंगी, मैनेजर, एम्प्लॉयर कहलाऊंगी, ठीक है। मैं इस केस में एम्प्लॉयर कहलाऊंगी अगर मैं किसी भी पर्सन जो है, कोई पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल है किसको, ओनर को, ये मालिक है, ठीक है, और मैं उसने मुझे यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया पूरे स्टडी आईक्यू को देखने के लिए, ठीक है। अब इसके लिए मैं एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, या अपने जो मेरे नीचे जितने लोगों को भी मैं हायर करूंगी तो उनके लिए मैं क्या हुई, एम्प्लॉयर हुई। क्यों, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर ओनर को रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है, पूरा सुपरवाइज कर रही हूँ, पूरा कंट्रोल कर रही हूँ स्टडी आईक्यू को, और इसको मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मैं दूसरे सारे लोगों के लिए, सारे एम्प्लॉयज के लिए क्या मानी जाऊंगी, एम्प्लॉयर मानी जाऊंगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट किसे कहोगे। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि भाई इसके लिए हम एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाएंगे, उस एस्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब है, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब है, जो डिफाइन कर रखा है आपका पेमेंट वेजेस एक्ट में, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, फैक्ट्रीज एक्ट में जो डिफाइन कर रखा है, कोई रेलवे जो इंडियन रेलवे एक्ट में है वो सब इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में आएगी, और कोई भी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन हु फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द ओनर ऑफ एनी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉयज वर्कमैन, जो भी कोई पर्सन एम्प्लॉय करता है वर्कमैन को, उसको हम क्या कह रहे हैं, जहां पे कोई काम हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से कुछ बेसिक सी डेफिनेशन दे रखी है आपकी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की। नाउ स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है, अब देखो स्टैंडिंग ऑर्डर्स में हमने देखा कि कुछ कंडीशंस होंगी, राइट। नाउ ये स्टैंडिंग ऑर्डर को इस एक्ट में डिफाइन कर रखा है, कहता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर वो होगा जहां पे कोई रूल्स जो रिलेट करते हैं उस मैटर पे जो आपके स्केड्यूल में दे रखे हैं। तो स्केड्यूल में कुछ मैटर्स दे रखे हैं, उस पे आपने जो रूल्स बनाए हैं उसको आप क्या कह रहे हो, स्टैंडिंग ऑर्डर कह रहे हो। स्टैंडिंग ऑर्डर मींस रूल्स रिलेटिंग टू द मैटर सेट आउट इन द स्केड्यूल। स्केड्यूल में कुछ बातें लिखी हुई हैं आपके, दैट इज योर होमवर्क, आप चेकआउट कर सकते हो। स्केड्यूल में वो सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं। अगेन वो किसके रिस्पेक्ट में है, एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में है, क्या मैनर होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारी चीजें दे रखी है स्केड्यूल में। तो स्केड्यूल पे जो रूल्स बनाए जा रहे हैं, स्केड्यूल से रिलेटेड जो रूल्स बनाए जा रहे हैं, उस पे जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। नाउ वेजेस एंड वर्कमैन, वर्कमैन अगेन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, और वेजेस बिल्कुल सेम वहीं से ले लिया जाएगा। वर्कमैन क्या है, कोई भी पर्सन, इसमें अप्रेंटिस आपका इंक्लूड होता है, वो कोई भी तरीके का काम कर रहा हो, चाहे वो क्लर्कल हो, मैनुअल हो, या फिर स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, वो किसी भी तरीके का काम कर रहा हो उसको वर्कमैन कहा जा रहा है। बट उसमें आर्म फोर्स के या नेवी के, एयर फोर्स के मेंबर नहीं आएंगे, वो भी लोग नहीं आएंगे जो सुपरविजियल और मैनेजरियल रोल में है, वो इस वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। ये हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही कवर अप कर रखा है। नाउ सर्टिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, अब यहां पे भी सर्टिफिकेशन की बात हो रही है। अब ये सर्टिफिकेशन कौन करेगा, हमने पहले ही पढ़ लिया कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी करेगा, राइट। एक अथॉरिटी बना दी है, वो सर्टिफाई करेगा इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स को। सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स बाय एम्प्लॉयज टू दी सर्टिफाइंग ऑफिसर, आपको अपने ड्राफ्ट, जो आपने ड्राफ्ट बनाया है स्टैंडिंग ऑर्डर का,
उसको सर्टिफाई कराना होगा। कौन सर्टिफाई करेगा? सर्टिफाइंग ऑफिसर करेगा। नाउ सेक्शन 3 में यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है दैट विद इन 6 मंथ्स, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, कहता है कि विद इन 6 मंथ्स आपको ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना लेने हैं, इसका एक ड्राफ्ट बना लेना है जब से आपने स्टैब्लिशमेंट बनाई अपनी। जैसे मान लो मैंने आज अपनी स्टैब्लिशमेंट बनाई, तो आज से 6 महीने के अंदर मैं एक ड्राफ्ट बना लूं स्टैंडिंग ऑर्डर का, उसको सर्टिफाई करा लूं सर्टिफाइंग ऑफिसर से। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है दैट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्ट बिकम एप्लीकेबल टू एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। और एक्ट एप्लीकेबल कब होगा इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में? जब मैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दूंगी। 100 या 100 से ज्यादा लोग हैं मेरे एस्टैब्लिशमेंट में, मैंने आज एस्टैब्लिशमेंट बनाई, तो मुझे आज से, जब से मेरे पास यहाँ पे 100 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं या 100 एम्प्लॉय हो गए हैं मेरे एस्टैब्लिशमेंट में, तब से मुझे 6 महीने के अंदर एक ड्राफ्ट बना लेना है स्टैंडिंग ऑर्डर का, उसको सर्टिफाई करा लेना है। द एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट शैल सबमिट टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर 5 कॉपीज, कितनी कॉपीज? 5 copies of draft of standing order proposed by him for the adoption in that establishment। ये क्या conditions है सर्विसेज के, वो उसके जो आपने जो ड्राफ्ट बनाया, जो कंडीशंस बनाई है, उसका जो ड्राफ्ट है उसकी 5 कॉपीज आपको किसको देनी होंगी? सर्टिफाइंग ऑफिसर को देनी होंगी। आई होप इट इज क्लियर कि आज मैंने स्टैब्लिशमेंट बनाया, मेरे स्टैब्लिशमेंट में 100 या 100 से ज्यादा लोग हैं, तो फिर मुझे 6 महीने के अंदर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है स्टैंडिंग ऑर्डर का। नाउ सच स्टैंडिंग ऑर्डर, जो ये ड्राफ्ट है स्टैंडिंग ऑर्डर का, शैल बी इन कंफॉर्मिटी विद द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो एक मॉडल दे रखा है कि भाई ये स्टैंडिंग ऑर्डर होने चाहिए, एक मॉडल सेट आउट कर रखा है। अगर कोई मॉडल है तो आप जो रूल्स बनाओगे, आप जो अपने ड्राफ्ट बनाओगे स्टैंडिंग ऑर्डर की, वो उसके इन कंफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब उस मॉडल से, जो एक सेट मॉडल दे रखा है आपको, उससे कंट्रावेन नहीं करें, उससे आपस में इनकंसिस्टेंट ना हो, उससे कंफॉर्मिटी में बनाए जाएंगे आपके ये रूल्स, राइट। एंड शैल कंटेन एवरी मैटर सेट आउट इन दिस शेड्यूल। और जो मैटर शेड्यूल में दे रखा है उस मैटर पे ही आप अपने स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट बनाओगे, तो उसको ध्यान में रखना है आपको जब वो रूल्स बनाने हैं, विच मे बी एप्लीकेबल टू द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, जो आपके इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होगा। Now the draft of standing order shall be accompanied by the statement containing prescribed particulars of the workmen employed in the establishment, including the name of the trade union if to which they belong। ठीक है, क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ड्राफ्ट नहीं देना है, ड्राफ्ट के साथ एक स्टेटमेंट भी देना है। और उस स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा? उस स्टेटमेंट में सारे पर्टिकुलर्स होंगे जो मेंबर्स हैं आपके यहाँ, और अगर कोई ट्रेड यूनियन से बिलोंग करते हो तो ट्रेड यूनियन का नाम, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उस स्टेटमेंट में आपको देनी होगी अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, राइट। नाउ सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सर्टिफाइंग ऑफिसर। अब हमने ड्राफ्ट बना लिया भाई, हमने जो है सारे स्केड्यूल के जितने भी मैटर्स है उससे के रिस्पेक्ट में, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया अपने एस्टैब्लिशमेंट का। जिस एस्टैब्लिशमेंट में 100 से ज्यादा लोग हैं, हमने मस्त तैयार कर लिया अपना एक ड्राफ्ट। अब इस ड्राफ्ट को हमें सबमिट करना है किसको? सर्टिफाइंग ऑफिसर को। सर्टिफाइंग ऑफिसर को जब हम सबमिट करेंगे वो ड्राफ्ट, तो वो ड्राफ्ट आपका उसके साथ एक स्टेटमेंट भी जाएगा। अब प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, कैसे सर्टिफाइंग ऑफिसर उसको जो है सर्टिफाई, उसको सर्टिफिकेशन करेगा। नाउ यहाँ पे इसका पूरा प्रोसीजर लेट डाउन कर रखा है इस एक्ट में, जो फॉलो किया जाएगा सर्टिफाइंग ऑफिसर द्वारा। अब जैसे ही उसको मिलेगा ये ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर का एम्प्लॉयर से, द सर्टिफाइंग ऑफिसर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी देयरऑफ टू द ट्रेड यूनियन। वो क्या करेगा? ट्रेड यूनियन को एक उसकी कॉपी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और वेयर देयर इज नो ट्रेड यूनियन देन द वर्कमैन इन सच अ मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। अगर ट्रेड यूनियन है उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में तो ट्रेड यूनियन को दे देगा, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स 100 से ज्यादा लोग हैं तो ट्रेड यूनियन हो सकता है, राइट। तो ट्रेड यूनियन है तो उसको देगा, ट्रेड यूनियन नहीं है तो वर्कमैन को उस ड्राफ्ट की एक कॉपी भेजेगा। किसकी? ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर की एक कॉपी भेजेगा, राइट, टुगेदर विद द नोटिस रिक्वायरिंग ऑब्जेक्शंस। अब क्या हुआ? एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन है, मैंने पहले ही बताया था इस एक्ट में कि एम्प्लॉयर वो क्या, उसके ऊपर ये ड्यूटी है, उसकी ये ऑब्लिगेशन है कि वो एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए। उसने तो स्टैंडिंग ऑर्डर बना दिया अपने कंडीशन सर्विसेज के। अब जैसे ही उसने सबमिट किया सर्टिफाइंग ऑफिसर को, तो सर्टिफाइंग ऑफिसर ने क्या किया? उस कॉपी को लेकर क्या फॉरवर्ड किया ट्रेड यूनियन को अगर है, और अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो वर्कमैन को, सारे वर्कमैन को जैसे प्रिस्क्राइब कर रखा है इस एक्ट में, उनको जो है एक कॉपी प्रोवाइड करी और उनसे कहा कि अगर इस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद तुम्हें कोई आपत्ति हो तो मुझे आके 15 दिनों में बताओ, मुझे आके 15 दिनों में बताओ, ठीक है। उस नोटिस में लिखा हुआ है कि मुझे आके 15 दिन में बताओ, अगर तुम्हें इस ड्राफ्ट से कोई भी आपत्ति हो, अगर तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो आप 15 डेज के अंदर आके मुझे बताएं, राइट। नाउ on the receipt of such objection he shall provide an opportunity of being heard to the workmen and the employees। अब मान लो कोई आपत्ति आ गई 15 दिनों में, तो वो क्या करेगा? वो
एम्प्लॉयर को भी बुलाएगा, एम्प्लॉय को भी बुलाएगा, उन दोनों की बात सुनेगा, ठीक है। सर्टिफाइंग ऑफिसर दोनों की बात सुनेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा दोनों को, ठीक है। अब वो सुनने के बाद अमेंडमेंट कर देगा और फिर एक जो है आपकी फाइनल ऑर्डर कर देगा। कैसे? उसने दोनों की बात सुन ली, बात सुनने के बाद उसने क्या किया, अमेंडमेंट्स कर दिए, जो भी अमेंडमेंट्स पे वो दोनों एग्री हुए। अमेंडमेंट्स करने के बाद वो क्या करेगा, एक ड्राफ्ट का जो है उसको सर्टिफाई कर देगा। जो भी अमेंडमेंट्स करने के बाद जिस भी बात पे वो एग्री हुए हैं, एक ऑर्डर पास कर देगा कि भाई हाँ ये जो है जो आपका स्टैंडिंग ऑर्डर का जो ड्राफ्ट था वो अब कंफर्म हो गया है, वो अब सर्टिफाई हो गया है। क्लियर? अगर मान लो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो सिंपली सर्टिफाई कर देगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्शन 15 दिन में नहीं आए तो फिर वो क्या करेगा, देखिएगा डॉक्यूमेंट पूरे हैं, सर्टिफाइंग ऑफिसर मस्त एकदम उसको सर्टिफाई कर देगा, एक सर्टिफिकेशन दे देगा उसका। नाउ रजिस्टर ऑफ योर स्टैंडिंग ऑर्डर, इसके रिस्पेक्ट में कहता है कि सर्टिफाइंग ऑफिसर टू फाइल अ कॉपी ऑफ ऑल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एज सर्टिफाइड बाय हिम इन अ रजिस्टर मेंटेन। अब यहाँ पे क्या करेगा, उसने जितने भी जितने भी आपके स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई किया है ना, उसको वो मेंटेन करेगा एक पर्टिकुलर रजिस्टर में। द सर्टिफाइंग ऑफिसर टू फाइल अ कॉपी ऑफ ऑल, जितने भी उसने स्टैंडिंग ऑर्डर्स सर्टिफाई किए हैं उसकी कॉपी जो है यहाँ पे वो मेंटेन करेगा एक रजिस्टर में, उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में जैसे दे रखा है। He shall furnish a copy of the same to any person applying for the payment of prescribed fees। मान लो मुझे चाहिए एक स्टैंडिंग, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की मुझे स्टैंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो मैं रजिस्टर जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है उसको जाके पैसे दे दूंगी, भाई ये फी है, ये फी पकड़ो और मुझे दे दो कॉपी एक उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट की स्टैंडिंग ऑर्डर की। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पर्सन चाहे, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एनी पर्सन, तो कोई भी पर्सन प्रिस्क्राइब फीस देके उससे ले सकता है ऑर्डर, उससे ले सकता है वो पर्टिकुलर कॉपी स्टैंडिंग ऑर्डर की। राइट नाउ द डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, ये कहता है कब से ऑपरेट होगी, कब से आपका स्टैंडिंग ऑर्डर लागू हो जाएगा उस एस्टैब्लिशमेंट में। तो यहाँ पे बताया कि स्टैंडिंग ऑर्डर शैल केम इनटू ऑपरेशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथेंटिक कॉपीज आर सेंट टू एम्प्लॉयर एंड द वर्कर रिप्रेजेंटेटिव। द मोमेंट उसकी ऑथेंटिक कॉपी सर्टिफाई होने के बाद उसकी एक ऑथेंटिक कॉपी जाएगी, अब सर्टिफाइंग ऑफिसर ने भी सर्टिफाई कर दिया उसको मस्त तरीके से। अब वो जो सर्टिफाइंग कॉपी का वो है जो स्टैंडिंग ऑर्डर का सर्टिफाइड कॉपी है, वो जब दोनों एम्प्लॉयर और रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा उसके 30 दिनों बाद, 30 days बाद वो ऑपरेशन में आ जाएगा। वो उस एस्टैब्लिशमेंट में वो पर्टिकुलर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑपरेशन में आ जाएगा 30 दिनों के बाद, जिस दिन से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कॉपी मिल जाएगी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपका टेक्स्ट है, ठीक है, द टेक्स्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स एज फाइनली सर्टिफाइड, जो फाइनली सर्टिफाई कर दिया गया है स्टैंडिंग ऑर्डर, उसका जो टेक्स्ट होगा शैल बी posted by the employer in English and in the language understood by majority of his workmen। इंग्लिश में और साथ में यहाँ पे वर्ड है एंड मतलब होता है प्लस, इंग्लिश में भी और उस लैंग्वेज में जो ज्यादातर वर्कमैन को समझ में आए, उस भाषा में जिस भाषा में ज्यादातर वर्कमैन को समझ में आए, ठीक है। On special boards to be maintained for the purpose at or near the entrance through which the majority of workmen enter into the establishment। अब कह रहा है कि जहां पे एस्टैब्लिशमेंट में घुसते हो, कोई इंडस्ट्री में घुसते हो, तो वहां पे एक स्पेशल नोटिस बोर्ड होगा, जहां से जिस दरवाजे के पास से, जिस गेट से ज्यादातर लोग घुसते हैं, ज्यादातर वर्कमैन घुसते हैं, वहां पे एक स्पेशल बोर्ड पे उसको चिपका दिया जाएगा उस स्टैंडिंग ऑर्डर को। और वो स्टैंडिंग ऑर्डर का लैंग्वेज क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंग्लिश होना चाहिए या फिर उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में मेजॉरिटी ऑफ वर्कमैन को समझ में आए। तो अपने एग्जाम में अपना प्रिज्यूम मत करना कि यहाँ पे हिंदी लिखा है, यहाँ पे कहीं पे भी हिंदी नहीं लिखा है, ठीक है। तो खुद से प्रिज्यूम मत करना उस चीज को, ये चीज ध्यान रखना कि जो लैंग्वेज ज्यादातर एम्प्लॉयर को समझ में आए वो करेक्ट ऑप्शन होगा एग्जाम में, अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो। नाउ ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, तो क्या आप क्या कहते हैं अपने स्टैंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट इस पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो आज एस्टैब्लिशमेंट में आपका स्टैंडिंग ऑर्डर लागू हो गया, किस दिन से लागू होगा? जिस दिन से उसकी ऑथेंटिक कॉपी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को, उसके बाद से 30 दिन के बाद से वो लागू हो जाएगा। मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कॉपी मिल गई, उसके 30 days बाद से लागू हो जाएगा। अब क्या आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो? तो ये कहता है कि 6 महीने तक तो आप छेड़ ही नहीं सकते उसको, मतलब 6 महीने तक आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। उसके बाद आप जो है, अगर कोई एग्रीमेंट होता है या मतलब बीच में कोई जरूरत पड़ी, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को आपस में एग्रीमेंट करना होगा, फिर से एक एप्लीकेशन लगानी होगी, एंड देन सर्टिफाइंग ऑफिसर उसको लगता है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो मॉडिफिकेशन करता है। नाउ जस्ट रीड आउट वंस दिस prohibits, this particular section 10 prohibits an employer to modify standing order once
दे आर सर्टिफाइड अंडर दिस एक्ट। तो प्रोहिबिट करता है, एम्प्लॉयर की मर्जी नहीं है कि आज कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर है, कल कुछ और स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस तरीके से अलाउ नहीं कर रखा है कि आप मॉडिफाई कर सको अपने स्टैंडिंग ऑर्डर को। एक्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो इस 6 महीने के अंदर आपको जरूरत पड़ गई, तो आप अगर कोई एग्रीमेंट है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन, या फिर ट्रेड यूनियन के बीच में कोई, या दूसरे रिप्रेजेंटेटिव के बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट हो गया है, तो फिर मॉडिफिकेशन हो सकता है। बट such modification will not affect until the expiry of 6 months from the date on which the standing order was last modified or certified। मतलब 6 महीने तक तो आप छेड़ ही नहीं सकते, उसके बाद आप जो है अगर एग्रीमेंट है या ऐसी कोई इमरजेंसी है तो उसमें आपको एग्रीमेंट शो करना पड़ेगा बिटवीन दीज पीपल, बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय की भाई, या फिर बिटवीन दी ट्रेड यूनियन और दी एम्प्लॉयर की भाई एग्रीमेंट है तो हम इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, हम दोनों ही सहमत हैं, ट्रेड यूनियन भी सहमत है और साथ में एम्प्लॉयर भी सहमत है, या एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों सहमत है, तो हम इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। नाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन फर्दर एम्पावर्स द एम्प्लॉयर और द वर्कमैन और द ट्रेड यूनियन और द अदर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द वर्कमैन टू अप्लाई टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर टू हैव स्टैंडिंग ऑर्डर मॉडिफाइड बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर। कि भाई आपको एप्लीकेशन तो लगानी पड़ेगी, एग्रीमेंट साथ में एप्लीकेशन आपको देनी होगी सर्टिफाइंग ऑफिसर को कि भाई हम दोनों की सहमति है कि हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर में चेंजेस करना चाहते हैं। नाउ जो ये एप्लीकेशन है शुड बी अकम्पनीड बाय 5 कॉपीज, 5 कॉपी आपको साथ में देनी होगी प्रपोज्ड मॉडिफिकेशंस की, कि जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उसकी 5 कॉपी। एंड वेयर सच मॉडिफिकेशंस आर प्रपोज्ड टू बी मेड बाय एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट से आपने मॉडिफिकेशन करवाना चाहा है तो उसमें आपको एग्रीमेंट की कॉपी भी लगानी होगी, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी जो आपकी पहले सर्टिफाइड हुई थी वो लगानी है, एग्रीमेंट लगाना है, और साथ में आपका जो प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन है उसकी एक कॉपी लगानी है। और ये टोटल कॉपीज कितनी होंगी? 5 होंगी। 5 कॉपीज आपको देनी होगी, किसको? सर्टिफाइंग ऑफिसर को, राइट। नाउ पेमेंट ऑफ सब्सटेंस अलाउंस, अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कोई भी क्या कहते हैं एम्प्लॉय सस्पेंड कर दिया गया है, या फिर उसको वो सस्पेंड कर दिया गया है, उसको कुछ टाइम के लिए उसके सस्पेंशन पे कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या फिर कोई इंक्वायरी चल रही है, उसको उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट हो गई और उसको सस्पेंड कर दिया, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, कोई कमेटी बैठी हुई है, ठीक है। into the complaints or the charge of misconduct against him, अब किसके लिए उसको टर्मिनेट उसको सस्पेंड किया गया है? क्योंकि उसके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट के चार्जेस हैं, राइट। द एम्प्लॉयर शैल पे, उस दौरान एम्प्लॉयर को उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस देना होगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस देना होगा। नाउ ये अलाउंस क्या है, कितना देना होगा वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे इतनी सी बात समझ जाओ कि अगर मान लो किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया है, उसके अभी पीछे इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उसको सस्पेंड किया गया है मिसकंडक्ट की वजह से, तो एम्प्लॉयर को उसको पैसा देना होगा, खर्चा देना होगा, सब्सिस्ट करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ अलाउंस देंगे। अब ये कितना देंगे? यहाँ पे कहता है 50% ऑफ द वेजेस, 50% ऑफ द वेजेस, जिस वर्कमैन का जो भी वेजेस थे उसके 50% आपको देना पड़ेगा फॉर फर्स्ट 90 डेज, फर्स्ट 90 डेज, सॉरी फर्स्ट 90 डेज के लिए आपको उसको कितने रुपए देने होंगे? 50% ऑफ दी वेज, जो भी वेज वो टर्मिनेशन से पहले ले रहा, सस्पेंशन से पहले ले रहा था, उतने वेज का 50% उसको देना होगा पहले 90 दिन के लिए। अब 90 दिन के बाद क्या होगा? तो 90 दिन के बाद भी अगर 90 दिन के अंदर भी इंक्वायरी नहीं हो पाई, कमेटी फेल हो गई इंक्वायरी करने में या डिले कर रही है, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको देना पड़ेगा 75%। फिर आपको वेजेस उसके 75% आपको उसको देना पड़ेगा। अगर कोई भी डिले हो रहा है इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, तो उस पर्टिकुलर केस में 75% का वेजेस देना पड़ेगा तब तक जब तक वो इंक्वायरी फाइनल नहीं हो जाती, उसके आगे तक आपको देना पड़ेगा। हाउएवर इफ द प्रोविजन रिलेट्स टू द पेमेंट ऑफ सब्सटेंस अलाउंस अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फीस व्हिच आर मोर बेनिफिशियल, तो फिर यहाँ पे प्रोविजन एप्लीकेबल होगा उस अदर लॉ का। मान लो कि इस लॉ में ये सब्सटेंस अलाउंस दे रखा है कि भाई 50% देना होगा पहले 90 दिनों के लिए, वेजेस का 50%। अगर किसी और लॉ में कुछ ज्यादा बेनिफिशियल सब्सटेंस अलाउंस दे रखा है तो फिर वो वाला लॉ एप्लीकेबल होगा। एक बात हो गई। नेक्स्ट कहता है बी में कि 75% वेजेस का देना पड़ेगा आपको उस केस में जहां पे आपकी तरफ से एम्प्लॉयर की जो ये कमेटी है, जो इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनके एंड पे कुछ प्रॉब्लम है, वो डिले क्रिएट कर रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में उनको 75% ऑफ वेजेस देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा। ये आपका क्लॉज बी कहता है। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर कौन इंटरप्रिटेट करेगा? अगेन यहाँ पे इंटरप्रिटेट करेगा लेबर कोर्ट।
कौन इंटरप्रेट करेगा? लेबर कोड इंटरप्रेट करेगी। यहाँ पे कहता है कि जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन अप्लाई होगा या जो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो रिलेट करता है एप्लीकेशन से या फिर इंटरप्रिटेशन से, उस स्टैंडिंग ऑर्डर के इंटरप्रेट करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई एम्बिग्यूटी आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो इंटरप्रिटेशन के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर किसको, जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर है वो किसको रेफर किया जाएगा? वो रेफर किया जाएगा किसी भी लेबर कोड को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इस पर्टिकुलर आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। ठीक है, तो उस लेबर कोड को भेज दिया जाएगा। नाउ द लेबर कोड जिसको ये भेजा जाएगा शैल डिसाइड इट आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन है आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैंडिंग ऑर्डर, उस केस में जब उसके पास वो मसला पहुंचेगा लेबर कोर्ट के पास, तो लेबर कोर्ट दोनों पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई हाँ आओ अपनी बात कहो, अपना अपना पक्ष कहो। उसके बाद वो डिसाइड कर देगा और जो उसका डिसीजन होगा वो फाइनल और बाइंडिंग माना जाएगा पार्टीज पे। तो जो उसका डिसीजन होगा वो आपका फाइनल और बाइंडिंग माना जाएगा। So this was all about your Industrial Employment Standing Orders Act and your Trade Union Act. I hope you have understood it well. Now एक important चीज कि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टडी आई क्यू प्रोवाइड कर रहा है आपको क्रैश कोर्स, जहां पे आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही कम टाइम में कंप्रिहेंसिव तरीके से कर सकते हैं। तो जीएस, नॉन जीएस सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पूरा ही सब कुछ कवर अप कराया जा रहा है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉन जीएस सब्जेक्ट्स जो आपके एग्जाम यूपीएससी एग्जाम के बाद जो बच्चे यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं, उनका अगर प्रिपेयर नहीं है तो वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे लाइव क्लासेस लेकर अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीएस, नॉन जीएस सब्जेक्ट सबका आपका मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, दोनों ही एग्जाम का, चाहे वो आपका ईओ हो या फिर ए हो या फिर एपीएफसी का एग्जाम हो। ठीक है, तो इन दोनों ही एग्जाम्स का जो सेम डे पे कंडक्ट किया जाएगा 2 शिफ्ट में, तो इसका सारा मटेरियल आपको इस क्रैश कोर्स में कुछ दिनों में कंप्लीट करा दिया जाएगा विद द लाइव क्लासेस। नाउ आपको करना क्या है, वेबसाइट पे जाना है, ईपीएफओ को क्रैश कोर्स सेलेक्ट करना है, यूज करना है कोड श्री लाइव फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट, और जैसे ही आप कोड यूज करेंगे श्री लाइव, आपको मिलेगा ये कोर्स सिर्फ 3,999 रुपए में। तो अगर आपको अपने ये नॉन जीएस सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया या फिर लेबर लॉ हो गया या फिर अकाउंटिंग है या आपका कॉन्स आता है, बाकी सारे बहुत सारे एरिया जहां पे आपने अभी तक वर्कआउट नहीं किया है और आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप हमारा क्रैश कोर्स यूज कर सकते हैं और क्रैश कोर्स में एनरोल करके अपनी पूरी ईपीएफओ के एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं सिर्फ कम टाइम में। तो आप हमारा एनरोल करें इस कोर्स में, और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड श्री लाइव फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। So this was all from my end in today's session. Thank you so much for watching. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।